हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई बात समझ लो कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। इस वीडियो में हम सभी फार्मूलों को देखने वाले हैं जो कि आपकी कक्षा 10 के गणित के इस पूरी बुक में अरिहंत वाली किताब में जो कि आपके सिलेबस में आने वाला है। इस एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड पूरा ये वीडियो बनने वाला है। हालाँकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो उसके लिए भी बहुत सारे वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के रखी हुई हैं। हर एक चैप्टर को अगर देखना चाहेंगे तो उससे रिलेटेड भी हमने वीडियोस ढेर सारी बना के रखी हैं, तो वो भी देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में होने वाला क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे जो फार्मूले हैं आपके इस बुक में, जो भी पूरी बुक हम कवर करने वाले हैं, जो भी फार्मूले यूज़ होने वाले हैं और जिस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं संभवतः उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले चैप्टर के साथ में, वास्तविक संख्या। इसमें भैया देखो आने वाला जो है वो है अपना मासा। ठीक है, मासा बहुत मुश्किल वाला नहीं आएगा, सिंपल सा मासा आएगा ज्ञात करने के लिए कि जैसे इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इन दोनों का मासा ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, परफेक्टली एकदम ध्यान से देख लेना, और कुछ नहीं आएगा इसमें से। इस पहले अध्याय से तो बस यही आने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब आ जाते हैं ये दूसरे वाला जो प्रश्नावली इसमें चलती है। इसमें क्या आता है, मासा वासा तो हो चुका है। इसमें गुणनखंड करने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा मतलब का नहीं है। ठीक, मतलब का वो बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार किसी का गुणनखंड दे देता है, वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो तो हो जाएगा ख़त्म। अगले वाले में आ जाता है महत्वपूर्ण, तो ये हो जाता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। पूरा रट डालना भाई। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले टाइप वाला जो क्वेश्चन होगा ये लंबा होगा, ये तो 2 नंबर या फिर 4 नंबर के प्रश्न आता है। दूसरा इसका जो छोटा भाई है वो वाला जिसमें कोई भी चीज़ प्लस या माइनस करके दी गई होती है, ये वाला भी आ सकता है। तो इन दोनों में कोई एक आएगा, और 2-2 नंबर के दोनों ही हो सकते हैं, तो ये रहेगा। और इस प्रश्नावली में बस यही रहेगा, कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है, बहुविकल्पी प्रश्नों में। बाकी ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। इसमें कोई फार्मूला विशेष काम नहीं करता है, और 2 संख्याओं का लासा 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन ये जो अपना सूत्र है ये कहीं प्रयोग नहीं होता। आपके जो एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये कभी आता ही नहीं है। तो बस जितनी चीज़ें बता दी वही चीज़ आएगी आपके प्रश्न पेपर में। चैप्टर 2 जो बहुपद है, इसमें जो क्वेश्चन भाई हम समझ सकते हैं कि देखने को मिल जाएगा, वो शून्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें एक तो ये हो सकता है कि 1 नंबरी प्रश्न में आएगा तो इसके कितने शून्य हैं ग्राफ देख करके बताना। दूसरा कि अगर उसका ये शून्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला प्रश्न। यानी कि बहुपद का शून्य 3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इस प्रश्न में तो और कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो जाता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। रट लेना से ये पूरा एकदम पक्का आने वाला है। उसके साथ में ढेर सारे सूत्र ये वाले दिए जाते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ये तो काम चल जाता है। और बहुपद ज्ञात करने वाला ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा ही जाता है। 3 घात वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आने वाला। 2 घात वाला इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये जो k होता है अगर कोई बटे वाली गिनती होती है उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो प्रश्नावली 2.2 है, इसमें देखो भाई हो सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ठीक है, वैसे संभावना बहुत कम है कि किसी बहुपद के 2 शून्य दिए गए हों और तीसरा शून्य बाकी सब 2 शून्य या फिर सभी शून्य ज्ञात करने वाला हो। तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, ये आ सके, लेकिन आना हो तो 6 नंबर वाले में आएगा। बाकी इस पूरी एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आलेखीय निरूपण से आते हैं। ठीक, बात याद रखिएगा।
आलेखी निरूपण से 6 नंबर का प्रश्न आता है। कैसा? ये जो प्रश्न पहली प्रश्नावली था, जैसे कि ये जैकब के और उसके पुत्र की आय से संबंधित वाला जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण 2 बनाना, उसको ग्राफी रूप में हल करना, जैसा ये कह रहा है वैसा ही हल करना। आपको 6 नंबर का प्रश्न करके देता है ये, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रहना चाहिए, और मतलब ये महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है, गारंटी है इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे, 6 नंबर वाले में आएंगे। और इनसे रिलेटेड ये पूरा जो दिया गया होता है तालिका, इससे संबंधित एक प्रश्न आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों में। A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और केवल एक हल होगा और निकाय संगत होगा। अगर सभी बराबर हों तो संपाती होंगी, अनंत हल होगा और ये निकाय संगत होगा। और A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, पर C1/C2 बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी और कोई हल नहीं होगा। इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन तो आना तय है, और वो छोटे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो, और इसमें से तो 6 नंबर का ये प्रश्न आता ही है, ठीक है। बाकी प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन तीनों विधियाँ आपने सीख कर रखी हैं। इनसे कभी 4 नंबर के तो कभी 2 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। वैसे इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, और 10 नंबर तक के क्वेश्चन, 10 क्या या 8 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे बस। बहुत मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न आए तो मतलब तीनों विधियों से, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आलेखी विधि, उससे प्रश्न आ सकते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण से। इसमें जो प्रश्न आएगा वो आपका इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा। शून्य ज्ञात करने के अलावा इसमें से यथाचार के सूत्र का प्रयोग करके आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कह सकता है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल है वैसा देना, लेकिन दे भी सकता है। पूर्ण वर्ग विधि अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार को देख लीजिएगा, अगर आपको आती है तो देख लीजिएगा, नहीं आती तो छोड़ दीजिएगा। इतना इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा है कि वो पूर्ण वर्ग विधि से करने के लिए देंगे, यथाचार सूत्र कह दें, बड़ी बात है। और इसमें जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या आता है, तालिका होती है, वो आपको याद रखना है, विविधकर डी का मान। देखिए पूरी तालिका आपको याद नहीं रखनी है, आपको केवल याद रखना है कि जो मूल होते हैं, मूलों की प्रकृति, कहा जाएगा कि मूल बराबर हैं, ठीक है। मूल बराबर हैं तो डी का मान, उसमें किसी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो डी का मान यानी b² - 4 इसी का मान 0 के बराबर कर देना, यही हल करना द्विघात समीकरण में। ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक। तो लेकिन इसमें केवल बराबर करना हो, समान जब रहे मूल, और डी बराबर 0 करने के लिए ही ये ज़्यादा मतलब आ सकता है प्रश्न, और ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार के प्रश्नों में से भी आ सकता है, और ये 6 नंबर या फिर 4 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, और संभावना ये 6 नंबर का तो नहीं आएगा, लेकिन 4 नंबर के वाले सेक्शन का ये वाला प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न 4 नंबर वाले प्रश्न में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको समीकरण बनाना होता है, वो भी द्विघात समीकरण, फिर इसको हल करना होता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। समांतर श्रेणी तो यहाँ से हटा ही दिया गया है, तो इसको देखना ही नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करके दे सकते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नहीं काम करेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में याद रखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक और ये अनुपात में जो काटता है उसके निर्देशांक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, और एक क्वेश्चन तो इसमें से दे सकता है, ठीक है, वो भी 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का, उससे ज़्यादा का वो नहीं देगा, और सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। कहा जाएगा कि 2 बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक या फिर अनुपात में काटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है एक बार आपको ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि प्रश्न दे दिया जाए, लेकिन संभावना तो बहुत कम देखने को मिल रही है। त्रिभुज वाले सेक्शन में आ चुके हैं, और यहाँ पे समरूप आकृतियों को लेकर के जो प्रश्न आएंगे वो बहुत ही सिंपल से आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बाकी सिद्धांतों को याद रखिएगा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होता है, देखिए कोई भी प्रमेय प्रूव करने के लिए नहीं आया है, अभी तक हमने देखा है कोई भी प्रमेय प्रूफ सिद्ध करने के लिए नहीं आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आए हैं, और तो बस इतना सिंपल सा रहने वाला है काम। और सिद्ध करने के लिए कुछ एक हिस्से दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें से ज़्यादा कुछ मुश्किल प्रश्न नहीं रहने वाले हैं।
कोण कसौटियाँ जो ए समरूपता है वो भी भुजा समरूपता और भुजा समरूपता, ये सारी समरूपताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद तो होना ही चाहिए कि कौन सी समरूपता कब लग जाएगी, और ताकि उससे संबंधित आप प्रश्न कर सकें। लेकिन इनको सिद्ध करने वाले कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब समरूपता का जो कसौटी है उसको सिद्ध करने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तो सिद्ध करने के लिए मिल ही सकते हैं। लेकिन संभावना बहुत कम है कि आपको इतने मुश्किल प्रश्न देखने को मिले, आसान प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो आना तय है, वो आ जाता है, और वो भी बहुत सिंपल सा रहता है, बस आपको लिख भर देना होता है अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित। और एक हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे पाइथागोरस से रिलेटेड वाला जो ये पूरा आपका सेक्शन है, ये प्रश्नावली है, ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, अगर आपके पास बुक ये वाली है तो आप ये वाला ध्यान से देख लीजिएगा, संभावना है कि ये आ जाए, ठीक है जी, इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा और किसी पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो चैप्टर है वो है वृत्त से संबंधित। वृत्त के संबंधित आपने सभी चीज़ें लगभग पढ़ के रखी होंगी। इसमें जो आ सकता है वो आ सकता है आपके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर संगत त्रिज्यखंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने को आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है स्पर्श रेखा के। स्पर्श रेखा जो 90 अंश का कोण बनाते हैं, स्पर्श रेखा और यहाँ पे इनको मिलाने वाली रेखा कहाँ पे, देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो ऐसे में जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ज्ञात करने के लिए ये वाला प्रश्न आ सकता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। वृत्त में वो वाले सेक्शन से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कोणों पर ध्यान देंगे, ये वाला जो प्रश्न है ये कोण वाला ये आ सकता है, आपको एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। बाकी स्पर्श रेखा से संबंधित यहाँ पे रचनाओं वाले सेक्शन में आएंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न नहीं रह जाते हैं देखने के लिए, ठीक है जी। 9वां जो चैप्टर है ज्यामितीय रचनाएं, इसमें आपको एक रेखाखंड के समविभाजित करने, मतलब 3:2, 2:3 के अनुपात में विभाजित करने के लिए ये वाला प्रश्न दे सकता है। रचना के चरण अगर कहा जाए तभी लिखें, ना कहा जाए तो बिल्कुल नहीं लिखने की ज़रूरत है। और भुजाओं के उनके जो माप के है लिखने के वो लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया, और आपने इनको देख लिया है, त्रिभुजों की रचना देख ली। समरूप त्रिभुजों की रचना करने का 2 तरीका होता है। अगर अंश बड़ा है तो नया वाला त्रिभुज बड़ा बनेगा, और हर बड़ा है तो नया वाला त्रिभुज छोटा बनेगा, उसको आपको ध्यान दे लेना है। उसके बाद फिर आपकी ये रचना ख़त्म हो जाती है, और कुछ विशेष नहीं रहता है इसमें, बस यही 3 प्रकार के प्रश्न चित्र बनने के लिए इस प्रश्नावली में आते हैं। बाकी इसमें बात करेंगे तो एक स्पर्श रेखा की रचना करना, और त्रिज्या केंद्र ज्ञात करने वाला पूरा जो प्रश्न होता है, तो स्पर्श रेखा की रचना महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ये कभी कभी आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक सीधी रेखा को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला प्रश्न, वो ज़्यादा आता है। ये थोड़ा सा कम आता है, और ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया है अभी तक प्रश्नों में, तो इतना ही इसका महत्व है। त्रिकोणमिति के परिचय जो प्रश्नावली पूरी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको ये पूरा फार्मूला याद है कि नहीं। साइन बराबर जो भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी होता है वो पूरा याद होना चाहिए। याद नहीं है तो एक बार को दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं। एक बार को दोबारा देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं, शुरुआत वाले प्रश्न रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको शुरुआती प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपको साइन की वैल्यू दी गई है, कॉस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये 1 नंबर वाले प्रश्न में आ जाएगा, और सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए भी कह सकता है ये 4 नंबर का प्रश्न हो सकता है, आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सिद्ध करने वाला छुटपुट घटनाएं तो वो होती ही रहेंगी। और यहाँ पे देखेंगे ये जो संबंध, ये जो पूरा सूत्र है, ये आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक। और अगली वाली प्रश्नावली इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पे जो ये पूरा ढांचा है, मतलब पूरा सारणी है याद करने वाली कोणों को, तो ये तो आपको याद करा दिया गया होगा, आपने याद भी कर लिया होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे।
और पूरक कोणों वाला, पूरक कोणों में केवल यहाँ पे 6 सूत्र ही हैं, बहुत ही सिंपल सूत्र हैं इनसे रिलेटेड। और इसमें जो देखिए, जब बटे में दिया है तो मान 1 रखिएगा, और जब माइनस में दिया हो तो मान 0, उत्तर 0 आएगा, ये याद रखिएगा। और आपका जो ये दोनों क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी प्रश्नों में आ जाएंगे या फिर 1 नंबर वाले प्रश्न में आ जाएंगे जो अधिलघु उत्तरीय हैं, तो कर लीजिएगा, उसमें से आपको मिल जाएगा। हालांकि ये मान रखने वाले जो है 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, कभी कभार आ सकता है, संभावना ये है। ठीक, और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है, आपको इसको याद रखना है। इसको सिंपल तरीके से हमने बताया है पूरा कैसे किया जाता है, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है। और आपका ये जो सर्व समीकरण है ये हटा दिया गया है, तो आगे वाले प्रश्नावली पर ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, यानी सिद्ध करने वाला जो ज़्यादातर हिस्सा है वो हट चुका है, मतलब आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। ऊंचाई और दूरी, इसका जो सेक्शन होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना तय ही रहता है हर बार। और ये जो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी प्रश्नों में दे दिया जाता है, जहाँ पे 45 अंश या फिर 30 अंश का कोड बनवाने की बात की जा रही होती है, कभी कभी 60 भी बन जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा कोड बन रहा है। और इससे संबंधित देखिए, ऊंचाई और दूरी से संबंधित आपको चित्र सबसे बढ़िया बनाना है, क्योंकि चित्र के 1 नंबर आपको दिए जाते हैं, नहीं बनाएंगे तो उत्तर अधूरा माना जाता है और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा काटे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहने वाला है, आप इनको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला जो हिस्सा हो जाता है उसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत ही सिंपल सा आपको जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इस वाले हिस्से से तो मुश्किल से ही कोई प्रश्न आएगा। आपको त्रिज्या दी गई है और क्षेत्रफल निकालना, परिधि निकालना, ये मुश्किल से ही कोई प्रश्न इसमें से आएगा। आपका ज़्यादातर हिस्सा तो यह त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल में जाने वाला है और चाप की लंबाई में जाने वाला है। सभी सूत्रों को ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार को पढ़ लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बात रहेंगे और आप निपटा चुके होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, और उनसे जुड़ कर के ये जो संयोजन के क्षेत्रफल हैं, मुश्किल से ये प्रश्न आते हैं, लेकिन ये जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल हैं ये आने की संभावना रखते हैं। हालांकि हम इन दोनों प्रश्नों को कहेंगे कि आपको इन दोनों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी आने की संभावना ज़्यादा हमको लग रही है। इन दोनों प्रश्नों को देख लेंगे। और अगले वाले हिस्से पे चलें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो मुश्किल से मिलता है प्रश्न, लेकिन आयतन वाला ज़्यादा मिलता है। आयतन वाले में आपको घन, घनाभ और सभी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। छिन्नक का तो मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन घन, घनाभ, गोले और शंकु का बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसमें जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर वो यही होते हैं कि एक को पिघलाकर दूसरा जब बनाया जाता है तो आयतन निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। तो ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो बस उसी पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर। और हाँ, याद रखने की ज़रूरत है कि आपको सूत्रों से संबंधित सूत्र अगर आप याद रखेंगे तो आपको सूत्र से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को मिल जाएगा कोई ना कोई सूत्र। और छिन्नक से रिलेटेड आपको सूत्र याद ही रखना चाहिए, क्योंकि छिन्नक से रिलेटेड जो सूत्र हैं वो डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी और कुछ भी इसमें महत्वपूर्ण इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी में माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होते हैं सभी को याद कर लीजिएगा। और याद रखें, जो माध्य ज्ञात करने की जो 3 विधियाँ दी गई, तीनों विधियों में से कोई भी विधि आप लगाते हैं तो आपका उत्तर मतलब आमतौर पे आपको माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना है वो बिल्कुल भी नहीं कहता एग्ज़ाम में। आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन आपको तीनों विधि अगर समझ में आ चुकी होंगी तो आप समझ जाएंगे कि बहुत सिंपल सी होती है। सिग्मा अपान fx अपॉन सिग्मा f, ये सिंपल सा माध्य ज्ञात करने की विधि है। और प्रत्यक्ष विधि, कल्पित प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, तीनों विधियाँ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी ये आसान करने वाली बातें ही होती हैं। तो माध्य ज्ञात करने वाले बहुलक का जो अपना प्यारा सा सूत्र होता है L f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और इसका प्रयोग करना अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। माध्य माध्यिका हो चुका है तो माध्य हो गया, बहुलक हो गया, तो माध्यिका वाला सूत्र भी आपको ध्यान में दे देना है। ये तो सिंपल वाला सूत्र होता है, मुश्किल वाला सूत्र तो आपका इधर गया, कहाँ गया यार।
कहाँ खो गई ये मंजिलें। ये रहा माध्यक का सूत्र। माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। तो ये वाला आपका रहेगा। बाकी माध्य माध्यिका बहुलक में तीनों में संबंध वाला ये जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे वाला दोनों माध्य, दोनों सूत्र जो है इसी से बने हुए हैं, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस आपको एक लाइन याद रखनी है, 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य बराबर बहुलक। तो ये करके आप ये पूरा सांख्यिकी वाला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। मतलब अब कुछ भी नहीं है, ये तोरण वक्र खींचने वाला नहीं आता भाई। ठीक है, पर तोरण वक्र में ये जो दिखाता है ये माध्यक को दिखाता है, इसका जो मध्य बिंदु मिलता है वो माध्यक को दिखाता है। तो ये आपको रखना है याद, क्योंकि आपका प्रश्न में पूछा जाता है ये किसको दिखाता है, ये माध्यक को दिखाता है। माध्यक मतलब मध्यिका को दिखाता है। ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आई थिंक ये पूरा ख़त्म हो चुका है, और प्रायिकता तो है ही नहीं। प्रायिकता जो चैप्टर है अगला, ये इसको निकाल ही दिया गया है कोविड की वजह से, तो आपको कुछ इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पूरा इलाका ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही आपने 20 मिनट में पूरा किताब को देख लिया। ऐसे ही पन्ना पलटकर अगर आप देखेंगे पूरी किताब को तो आपको सारे सूत्र याद होते हुए दिखाई देंगे, और ज़्यादातर हिस्सा आप लगा पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये पन्ना पलटने की जो प्रक्रिया भी हमने आपके सामने की, यही प्रक्रिया आपको बार बार लगातार करनी है, जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पूरा जो प्रक्रिया रही है समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।